हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम हिस्ट्री सीरीज कर रहे थे उत्तराखंड के, जिसमें हमने कल तक अपना एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लेके आई हूँ। थोड़ा सा बड़ा है मेडिवल हिस्ट्री। हम दो मेजर डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं एंड परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। इन दोनों डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। जो भी इनमें किंग्स आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनके बारे में बात करते हुए चलेंगे और अपना मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही हो और आपने एंशियंट हिस्ट्री भी देखी हो। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के सिलेबस में काफी चेंज हुआ है, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपके लिए मतलब ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आ रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। और ऐसे ही हम अपनी सारी सारी तैयारी कंप्लीट करेंगे। यह इस चैनल पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी जानकारी दी जाएगी, बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। मैं आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी चीज़ों का, जिससे कि आपको मेंस में भी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपनी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है, जिसमें मध्यकालीन उत्तराखंड है ना, हम ये भी कह सकते हैं मध्यकालीन उत्तराखंड, जैसे कि हमने कल देखा था प्राचीन कालीन उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की चांद डायनेस्टी के बारे में। कत्यूरी डायनेस्टी के अंत के बाद राजा सोमचंद ने यहाँ पे चांद डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। राजा सोमचंद ने चांद डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी 1020 के बीच और 1025 के बीच में। चांद डायनेस्टी के वक्त बहुत राजाओं ने रूल किया, पर उनमें से कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे राजा हैं। इनिशियली ये जो एरिया था, ये सिर्फ कैपिटल चंपावत के आसपास का एरिया था, पर धीरे धीरे इस एरिया में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि इनकी कैपिटल जो थी चंपावत, उसके आसपास का एरिया पहले था सिर्फ चांद डायनेस्टी के अंडर में, पर धीरे धीरे इन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को भी अपने चांद डायनेस्टी में शामिल कर लिया। इनके राजा इंद्रचंद ने राज्य में सिल्क टेक्सटाइल यानी कि रेशम वस्त्रों का काम शुरू करवाया, और 1191 में चल्ला किंग नेपाल ने कुमाऊं के कुछ पार्टों पर अधिकार करने की कोशिश करी। अधिकार कर लिया था, ठीक है, अधिकार कर लिया था। कब? पहली बार 1191 में, याद रखिएगा, पहली बार 1191 में नेपाल के राजा चल नामक राजाओं ने कुमाऊं के कुछ पार्ट पर अधिकार कर लिया था। इस अधिकार को समाप्त किया भारती चंद ने। इस अधिकार को भारती चंद ने समाप्त किया, ठीक है, और नेपाल पर आक्रमण कर कर नेपाल से मुक्ति दिलाई। ये पहले चंद राजा थे जिन्होंने नेपाल पर अटैक करा। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु अटैक ओवर नेपाल। उन्होंने नेपाल पर अटैक करने वाले पहले राजा थे। इनके बाद आते हैं ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का रूल ये यहाँ पे 1365 से 1420 तक चलेगा। गाइस, जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी ना, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये वाला फैक्ट बताया पर इससे पहले वाले रूलर का ये वाला फैक्ट नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि मैं जो फैक्ट बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई फैक्ट नहीं बताया गया है तो इसका मतलब है कि उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको उन्हीं पे ही ध्यान देना है, जो नहीं बताए जा रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। शायद वो हमारे हिस्ट्री में है ही नहीं और उनके बारे में पता ही नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो जिन जिनके मैं समय काल मेंशन करूंगी तो उनका समय काल इंपॉर्टेंट है, जिनका मेंशन नहीं करूंगी उनका इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे भारती चंद का था 1437 से लेकर 1477 तक, ज्ञानचंद का है 1365 से लेकर 1420 तक। तो इसका मतलब पहले क्या है, पहले भारती चंद आए हैं, बाद में ज्ञानचंद आए हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, इनकी सीक्वेंस वाइज स्टडी नहीं है चांद रूलर्स की। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड लिखा है 1420 और यहाँ पे लिखा है 1437, तो मतलब पहले ज्ञानचंद आए हैं, बाद में भारती चंद आए हैं। ये बुक में जिस हिसाब से इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। ठीक है, तो भारती चंद, आपको बस फैक्ट्स याद रखनी है। जैसे कि रेशम का काम किसने करवाया? इंद्रचंद ने। भारती चंद पहले राजा थे जिसने नेपाल पर अटैक करा और इन्होंने ही हमें जो नेपाल के चल रूलर्स थे उनसे मुक्ति दिलाई। ज्ञानचंद राजा जो थे वो पहले राजा थे जिन्हों जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे और उन्हें गिफ्ट दिए थे, और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी। ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको गरुड़ की उपाधि मिली है? ज्ञानचंद को। और ये किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। और ये पहले चंद राजा थे जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे। इसके बाद देखते हैं बालो कल्याण चंद। लाइन से नहीं है, अगेन बता रही हूँ, बालो कल्याण चंद
राजा के बारे में क्या मेंशन है कि इन्होंने मध्यकोटी स्टेट को अपने राज्य के अंडर में कर लिया था, चांद डायनेस्टी में शामिल कर लिया था। इन्होंने अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा शिफ्ट किया था। अब राजधानी क्या हो गई, अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई। इनके बाद आते हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, और इन्होंने तराई क्षेत्र को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था और रुद्रपुर शहर को बसाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्रपुर शहर की स्थापना किसने की थी, रुद्रचंद्र ने। और ये किसके समकालीन थे, राजा अकबर के, एम्परर अकबर के, सम्राट अकबर के। और इन्होंने अल्मोड़ा में मल्ला महल नाम का एक महल भी बनवाया था, याद रखिएगा किसने, रुद्रचंद ने। इनके फिर लक्ष्मी चंद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं इनके बात नहीं बोलूंगी, वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें लाइन वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे फैक्ट्स मेंशन है डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के बारे में, वो हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ बालो कल्याण चंद के बारे में मेंशन है, कुछ लक्ष्मी चंद के बारे में, कुछ इंद्र चंद के बारे में, कुछ ज्ञान चंद के बारे में लाइन से नहीं मेंशन है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए स्टेट में, इम्पोज्ड मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इन्होंने सेटलमेंट ऑफिस यानी कि बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली ऑफिस और विस्टाली कचहरियों का निर्माण करवाया। इन्होंने जो इनके ऑफिशियल्स थे, जो कर्मचारी थे राज्य के, उनकी श्रेणियां बनवाई, ठीक है। और इन्होंने बड़े बड़े पार्क यानी कि बड़े बड़े बगीचे लगवाए और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और मंदिरों का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, किसने, लक्ष्मी चंद ने। इनके बारे में याद करने वाली बात क्या है, टैक्सेस, और कुछ ऑफिसर्स बनवाए और पोस्ट बनवाई ऑफिशियल्स के लिए। फिर आते हैं त्रिमल चंद। त्रिमल चंद को बहादुर नाम का टाइटल दिया गया और जमींदार का नाम टाइटल दिया गया, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। गाइस जो भी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे मुगल एरा के जो लोग हमारे उत्तराखंड में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जैसे कि अभी नाम आया था अकबर का, फिर शाहजहां का, फिरोज शाह तुगलक का आया था दिल्ली सुल्तान के टाइम से। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई शाहजहां के द्वारा, ठीक है। बाज बहादुर चंद के बारे में क्या चीज मेंशन है कि इन्होंने हथिया देवल नाम का एक मंदिर स्थापित करवाया था, जो कि एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इन्होंने एक मंदिर स्थापित करवाया था, हथिया देवल नाम का। इनके समय पे नंदा की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया गया गढ़वाल से, नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया बाज बहादुर चंद के समय में ही। इनके बाद आते हैं राजा उद्योत चंद। उद्योत चंद दूसरे राजा थे जिन्होंने नेपाल पर अटैक करा था। पहले कौन राजा थे जिन्होंने नेपाल पर अटैक करा था, जिन्होंने नेपाल से मुक्ति दिलाई थी, भारती चंद, ठीक है। फिर जगत चंद राजा का जो टाइम पीरियड है उसे कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसे कुमाऊं का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जगत चंद राजा के टाइम का। कल्याण चंद बहादुर के बारे में चीज मेंशन है कि इन्होंने चौमा महल की स्थापना करवाई थी अल्मोड़ा में। इन्होंने चौमा महल की स्थापना करवाई थी, चौमहला महल की स्थापना करवाई थी अल्मोड़ा। देवीचंद के बारे में देखते हैं। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। शायद इन्होंने कुछ काम ऐसे किए होंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, इसलिए इनका नाम उनके नाम से कंपेयर किया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से उनको सराहा नहीं जाता या फिर उनकी तारीफ नहीं होती है हिस्ट्री में, ठीक है। कौन से 5 काम थे, पहला था अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी उन्होंने फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। फिर दूसरा काम था उन्होंने नॉमिनल करेंसी चलाई थी। तीसरा काम था उनका कराचिल वाला एक्सपेडिशन, और फिर और कौन सा काम था उनका, और था उनका खुरासन एक्सपेडिशन। ये सारे काम थे ना किनके, मोहम्मद बिन तुगलक के, जिनकी वजह से उन्हें हिस्ट्री में सराहा नहीं जाता। फिर महेंद्र चंद के बारे में देखते हैं कि महेंद्र चंद के समय पे 1790 में गोरखाओं ने अटैक करा था, नेपाल के गोरखाओं ने अटैक करा था कुमाऊं पे, और कुमाऊं के कुछ पार्ट को अपने अंडर कर लिया था, या कुमाऊं के कुछ पार्ट को नहीं, कुमाऊं के ज्यादातर पार्ट को अपने अंडर कर लिया था, यानी कि अब कुमाऊं पे किसका कब्जा है, गोरखाओं का कब्जा है। तो अब क्या होगा, 1790 में चांद डायनेस्टी का रूल एंड हो जाता है और गोरखा रूल स्टार्ट हो जाता है कुमाऊं वाले एरिया पे। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हाँ, मैं पीछे कुछ बताया मैंने, नॉमिनल करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक की नॉमिनल करेंसी। आप मुझे बताएंगे कि क्या करा था उन्होंने, मतलब क्या था एग्जैक्टली नॉमिनल करेंसी, ठीक है, कमेंट्स में। फिर आते हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद सॉरी, अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। हो तो गया हमारा चांद डायनेस्टी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। किसके साथ किसके साथ कंप्लीट हुआ हमारा चांद डायनेस्टी, लास्ट में कौन थे, महेंद्र चंद के साथ, महेंद्र चंद के साथ, ठीक है। महेंद्र चंद के बाद गोरखाओं ने अटैक करके राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। अब कुछ चीजें हैं, रुद्रचंद ने कंपोज करे थे त्रैवैनिक धर्म निर्णय
उषा रुद्र गोद्या, ये कुछ रचनाएं करी थी रुद्रचंद ने। फिर रूपचंद ने कुछ रचनाएं करी थी। सैनिक शास्त्र, इन्होंने ये रचना किस पे थी? बर्ड हंटिंग, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी हंटिंग कैसे करी जाए उस पे ये रचना थी। ठीक है, किसकी? रूपचंद की। तो ये दो रचनाएं मेंशन है, ये भी आपको याद रखनी है, रुद्रचंद की और रूपचंद की। चंद डायनेस्टी का स्टेट सिंबल काऊ था, उनका राजा चिन्ह काऊ था, और ये शैव मत के अनुयायी थे, यानी कि ये शैवाइट्स थे, लॉर्ड शिवा में मानते थे। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है बैजनाथ का, उन्हें चंद रूलर्स ने ही बनवाया था, और इन्होंने लैंड असेसमेंट पे काम करा था। ठीक है, भूमि निर्धारण पे काम किया था, और विलेज हेड यानी कि विलेज के प्रधान या फिर मुखिया की नियुक्ति भी इन्हीं के समय काल से शुरू हुई थी। तो ये थी हमारी चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं। अब कुमाऊं के हम कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट किले देख लेते हैं जो कुमाऊं में है। पहला आता है हमारा खगमारा फोर्ट, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है नोट्स में, वो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं रिपीट करूंगी, जो नहीं मेंशन किए वो मैं आपको बता रही हूँ। खगमाड़ा फोर्ट, ये राजा भीष्मचंद्र ने बनवाया था, अल्मोड़ा में है, बिकॉज ऐसे उठ के आ जाता है कि ये वाला फोर्ट कहाँ पे है ना। लाल मंडी किला, ये भी अल्मोड़ा में है, और ये बनवाया था कल्याण चंद ने 1563 में। इसे फोर्ट मोयरा नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, फिर आता है राजबुर्गा किला, सॉरी राजबुंगा किला, इसे राजा सोमचंद ने बनवाया था और ये चंपावत में है। आगे बढ़ते हैं, नेथाड़ा किला, ये अल्मोड़ा में है और ये गोरखा कालीन माना जाता है। सिरमौली किला, ये लोहाघाट में है। बाणासुर का किला चंपावत में है, और ये माना जाता है कि इसे दैत्य राजा बाणासुर ने बनवाया था, और लोकल लैंग्वेज में, वहां के स्थानीय भाषा में इसे मारकोट का किला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर है गौला चौड़, गौला चौड़ चंपावत में है और इसे राजा गौरिल ने बनवाया था। ठीक है, फिर आता है बौल्कीगढ़ फोर्ट, बौल्कीगढ़ फोर्ट पिथौरागढ़ में है ये, और गोरखाओं द्वारा बनाया गया था 1791 में, और इसे कंट्रोल कर लिया था बाद में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, और इसका नाम बदल के लंदन फोर्ट रख दिया गया था। तो याद रखिएगा लंदन फोर्ट कहाँ पे? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे चांद डायनेस्टी और कुमाऊं का जो राजवंश था, चांद राजवंश, वो खत्म होता है मध्यकालीन इतिहास का। अब हम पढ़ते हैं परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल की परमार डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, 14वीं शताब्दी तक, 14th सेंचुरी तक क्या होता है, गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठाकुरी राजा शासन करते थे। ठीक है, जो हम मानते हैं कि वो खस ट्राइब या फिर खसी थे। फिर क्या होता है, राजा राज करते थे, और ये 52, हमारा जो गढ़वाल था 52 गढ़ों में विभाजित था। गुर्जर देश के गुर्जर देश के जो गुर्जर देश के पवार वंशीय कनकपाल गढ़वाल विजिट करने आते हैं, इनका स्वागत करा जाता है सोनपाल द्वारा, और अपनी पुत्री का विवाह ये इनसे कर देते हैं, और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, अपना सक्सेसर घोषित कर देते हैं, किनको? कनकपाल को। कौन? सोनपाल। फिर क्या होता है, कनकपाल 688 में, 688 ईस्वी में, सेंचुरी में परमार डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं चांदपुर गढ़ चमोली में। 688 से लेकर 1949 तक यहाँ पर 60 परमार रूलर्स ने रूल करा, जिनमें, और पहले 37 यानी कि फर्स्ट 37 किंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं हुए, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। पढ़ते हैं अजय पाल के बारे में। अजय पाल अजय पाल ने 52 गणपतियों को हराकर राज्य को एकत्रित करा, और 52 गढ़ों को समाप्त कर कर एक विशाल गढ़वाल की स्थापना करी। यानी कि इन्होंने 52 गणपतियों का जो 52 गढ़ थे उनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी कैपिटल को चांदपुर गढ़ी से हटाकर श्रीनगर शिफ्ट कर दिया 1358 में। 1358 में अजय पाल ने अपनी कैपिटल चांदपुर गढ़ी से हटाकर श्रीनगर शिफ्ट कर दी। आ सकता है किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी, याद रखिएगा अजय पाल ने। इनकी कुल देवी राजराजेश्वरी देवी हैं। ठीक है, फिर आते हैं सहजपाल। सहजपाल 42वें रूलर थे, और ये अकबर के समकालीन थे। जो भी इंफॉर्मेशन मैं जितनी भी मेंशन कर रही हूँ उनके बारे में उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिर आते हैं बलभद्र शाह, ये लाइन वाइज है, चांद रूलर्स की तरह ये ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लाइन वाइज है। सहजपाल के बाद आते हैं 43वें रूलर बालभद्र शाह। बालभद्र शाह ने अपने नाम के पीछे प्रीफिक्स नहीं, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, सफिक्स, अपने नाम के पीछे शाह लगाया, और इन्हीं के बाद से अपने नाम में शाह लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, जितने भी आगे के रूलर्स आएंगे अब उनका नाम पाल नहीं शाह होगा। फिर आते हैं मानशाह। मानशाह का रेन 1561 से लेकर 1611 रहा। ये 44th रूलर थे,
कुमाऊं ने 7 फेल अटैक करे थे इनके रूल में, यानी कुमाऊं के राजाओं ने 7 बार अटैक करे थे जो कि फेल रहे इन्हीं के ही टाइम में। इनके कमांडर थे नंदी, उन्होंने कुमाऊं के चंपावत पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, नंदी ने चंपावत पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर आते हैं श्याम शाह। श्याम शाह 45वें रूलर थे, इनका नाम मेंशन है जहांगीर नामा में। जहांगीर नामा में इनका नाम मेंशन है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। फिर आते हैं महीपति शाह। श्याम शाह के बाद आते हैं महीपति शाह। इन्होंने गर्भभंजक की उपाधि धारण करी थी और तिब्बत पर 3 बार अटैक करा था। इन्होंने गर्भभंजक की उपाधि धारण करी थी और 3 बार तिब्बत पर अटैक करा था। कुमाऊं युद्ध में महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन द बैटल ऑफ कुमाऊं। इनके बाद इनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह शासन में आते हैं, पर वो 7 वर्षीय होते हैं तो उनकी संरक्षिका कौन होती है? उनकी मां कर्णावती। और जो गद्दी पे बैठे तो होते पृथ्वीपति शाह, पर रूल कौन करेंगी? कर्णावती, उनकी मां, उनकी संरक्षिका बनकर बैठती हैं। 1635 में मुगल एम्परर शाहजहां के कमांडर, उनके सेनापति निजावत खान ने अटैक कर दिया था दून घाटी पर। कब? 1635 में। याद रखना है, किसके? शाहजहां के कमांडर नजावत खान ने। इस अटैक को भली भांति पूर्ण किसने संभाला? अपनी सूझबूझ और वीरता से किसने संभाला? रानी कर्णावती ने। और रानी कर्णावती ने नजावत खान के सारे सैनिकों को पकड़कर उनकी नाकें कटवा दी। क्या करवा दी? उनकी नाकें कटवा दी। इस वजह से रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से पुकारा गया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। किसको नाक कटी रानी के नाम से पुकारा गया? रानी कर्णावती को। और किसने अटैक करा था? नजावत खान ने 1635 में। और ये किसके कमांडर थे? शाहजहां के कमांडर थे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीपति शाह ने शेल्टर दिया था दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को, और औरंगजेब इससे नाराज हो गए थे। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क है यूके पीएससी लोअर पीसीएस में 2021 में। याद रखना कि किसको आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने? सुलेमान शिकोह को। या फिर ये ऐसे पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस मुगल शहजादे ने आश्रय लिया था? नाम था सुलेमान शिकोह। इसमें क्या हुआ था? पर इनके पुत्र जो थे मेदनी शाह, उन्होंने सुलेमान शिकोह को वापस दिल्ली भिजवा दिया अपने पिता की परमिशन के बिना। इसकी वजह से पृथ्वीपति शाह बहुत नाराज हुए और उन्होंने मेदनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया। मेदनी शाह ने इसके बाद कहाँ आश्रय लिया? दिल्ली में आश्रय लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मेदनी शाह की मृत्यु के बाद अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, तो अब पृथ्वीपति शाह के पौत्र यानी कि पोते, ग्रैंडसन फतेह शाह गद्दी पर बैठेंगे और अगले रूलर बनेंगे। इनका राज्यकाल बहुत प्रतापी और ये बहुत प्रतापी और कला प्रेमी शासक थे, आर्ट लविंग रूलर थे। ये नाथ पंथ के बिलीवर थे, नाथ सेक्ट में बिलीव करते थे। इन्होंने अटैक करा था पोंटा और जौनसार एरिया पर अटैक करा और पोंटा और जौनसार एरिया को राज्य में शामिल किया। सहारनपुर पे अटैक करने के बाद इन्होंने फतेहपुर नामक शहर बचाया था, फतेहपुर नामक नगर बसाया था। किसने? फतेह शाह ने। याद रखिएगा, फतेहपुर नामक नगर किसने बसाया? फतेह शाह ने। किस पे अटैक करने के बाद? सहारनपुर पे अटैक करने के बाद। ओके, इनके कोर्ट में 9 रत्न थे। 9 रत्न जैसे अकबर के कोर्ट में थे ना 9 रत्न, वैसे ही नवरत्न इनके कोर्ट में भी थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके कोर्ट में नवरत्न थे? फतेह शाह के कोर्ट में नवरत्न थे। ठीक है, और वो नवरत्न का नाम देखिए, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके 9 रत्नों का नाम इस प्रकार है: सुरेशानंद भरतवाल, खेतराम धसमाना, रुद्रदत्त कमोठी, हरिदत्त नौटियाल, बसवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंडोला, कृत्रिराम खंतोला और हरिदत्त थपलियाल। ये उनके नवरत्नों के नाम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। और मैंने ये भी बताया कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फतेह शाह के इन्विटेशन पे गुरु राम राय देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं। अब फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठते हैं। प्रदीप शाह के शासनकाल काफी शांतिपूर्वक रहा और काफी वैभवशाली भी रहा, शांतिपूर्वक और वैभवशाली रहा। इनके समय में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में अच्छे रिलेशन थे। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद ललित शाह शासन बनते हैं
और ये रूलर बनते हैं दिसंबर 1772 में। एक हर्षदेव जोशी नाम के एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे कुमाऊं के राजा दीपचंद के दरबार में। कौन थे? हर्षदेव जोशी। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। हर्षदेव जोशी नामक मंत्री थे कुमाऊं राजा दीपचंद के दरबार में। उन्होंने ललित शाह को बुलाया और कहा कि कुमाऊं पर आक्रमण कर कर कुमाऊं को अपने अधीन कर लीजिए। तो इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कुमाऊं को जीता और कुमाऊं पर अपने दूसरे बेटे प्रद्युमन शाह को बैठा दिया। कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युमन शाह को बैठा दिया और वापस कुमाऊं लौटते समय ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। ललित शाह की मृत्यु के बाद अब इनके छोटे बेटे तो कुमाऊं में हैं, तो इनके बड़े बेटे जयकृत शाह राजा बनते हैं, शासन में आते हैं, परमार किंग के नेक्स्ट रूलर। और पर इनका अपने भाई प्रद्युमन शाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अच्छे से समझा देती हूँ। ललित शाह के बाद उनके बड़े बेटे जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह से शत्रुता रखते थे, मतलब वो उन्हें पसंद नहीं करते थे और कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लगातार कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे कौन? जयकृत शाह। अब देखिए, याद रखिएगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो क्या हो जाता है? डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और जब परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिक्लाइन होगा, यानी कि अब इनके समय के बाद से, प्रद्युमन शाह के समय के, ललित शाह के समय के बाद से क्या हो जाएगा? घर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, राज्य में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। किसका? परमार डायनेस्टी का। ठीक है, प्रद्युमन शाह, फिर क्या होता है? जयकृत शाह देवप्रयाग चले जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर प्रद्युमन शाह गढ़वाल आते हैं 1786 में और गद्दी पर बैठ जाते हैं प्रद्युमन शाह। ठीक है, पर उनके जो छोटे भाई थे प्रक्रम शाह, वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनके खिलाफ। कॉन्स्पिरेसी करने की वजह से जो राज्य की हालत होती है ना, वो डिटेरिएट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि राज्य की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए गोरखा 1751 में गढ़वाल पर अटैक करते हैं पर हार जाते हैं। लंगूरगढ़ नामक जगह पर हार जाते हैं। कौन? गोरखा। कब अटैक करते हैं? 1791 में। ठीक है, गढ़वाल पर। और कौन हरा देता है? प्रद्युमन शाह हरा देते हैं। इसके बाद क्या होता है? बहुत ज्यादा एक मैसिव अर्थक्वेक आता है, भयंकर भूकंप आता है 1803 में और इंटरनल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है और गृह युद्ध शुरू हो जाता है गढ़वाल में। अब गढ़वाल का पतन शुरू हो जाएगा, यहाँ से गढ़वाल का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। मैंने बताया ललित शाह के बाद गढ़वाल का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि अब राज्य के अंदर फूट डल गई है, राज्य के अंदर अब लड़ाई शुरू हो गई है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है वहीं पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। गढ़वाल में 1803 में एक भयंकर भूकंप और आंतरिक गुटबंदी और गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 8 1803, डेट याद रखिएगा, फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया गढ़वाल पर अटैक कर देते हैं और गढ़वाल को अपने अधीन कर लेते हैं और प्रद्युमन शाह प्लेन्स में, यानी कि स्थल में चले जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं गढ़वाल के बहुत सारे पार्ट को, ऑलमोस्ट पहाड़ी पार्ट को गोरखा नहीं, नेपाली रूलर्स अपने अंडर कर लेते हैं। गोरखा रूलर्स अपने अंडर कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल में गोरखाओं का ही रूल था। गोरखा रूलर्स अपने अंडर कर लेते हैं और प्रद्युमन शाह मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसके बाद प्रद्युमन शाह सहारनपुर में अपने आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं बेचकर सेना को गठित करते हैं और 1804 में बैटल ऑफ खुरबुरा लड़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 के यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 14 मई 1804 डेट पूछी थी, बैटल ऑफ खुरबुरा कब होती है? 14 मई 1804 को बैटल ऑफ खुरबुरा होती है प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के सेना के बीच में, और इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके बेटे प्रीतम शाह को कैप्चर कर लिया जाता है और काठमांडू भेज दिया जाता है। उनके दूसरे बेटे सुदर्शन शाह हरिद्वार चले जाते हैं और लगातार अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते रहते हैं। फिर इसके बाद सुदर्शन शाह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग को आमंत्रण देते हैं और उनसे उनसे क्या करते हैं? हेल्प मांगते हैं। अक्टूबर 1814 यानी कि अक्टूबर 1814 में ब्रिटिशर्स गोरखाओं के खिलाफ लड़ाई करते हैं और गोरखाओं को हरा देते हैं और गढ़वाल से गोरखाओं का रूल 1815 में खत्म हो जाता है, ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद। ट्रीटी ऑफ सगौली होती है 1815 में, पर फिर थोड़ा सा गोरखा मानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर मेन ट्रीटी होती है 1816 में। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है?
1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वायदे के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को 7 लाख रुपए न अदा करने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा राज्य ले लिया था, परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि गढ़वाल नरेश ने केवल स्वतंत्रता की ही बात करी थी उनसे कि हमें बस स्वतंत्र करवा दीजिए, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। ब्रिटिशर्स की इन हरकतों से विवश होकर ब्रिटिशर्स ने जब बहुत सारे पार्ट पर गढ़वाल के वो कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, तो इस चीज से परेशान होकर सुदर्शन शाह ने अपनी कैपिटल श्रीनगर से हटाकर टिहरी शिफ्ट कर दी थी 1815 में ही। 1815 दिसंबर में ही अपनी कैपिटल टिहरी शिफ्ट कर दी थी। और ब्रिटिशर्स का तो मन ही ये था कि जितना ज्यादा राज्य लपेटा जाए लपेट लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गढ़वाल पर भी अपना रूल जमाने की कोशिश करी। परमार राजाओं अब परमार राजाओं का यहाँ पे रूल थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स भी अब एरिया में आ चुके हैं। परमार राजा काल में मानोंदे काव्य, गढ़ राजवंश काव्य और सुदर्शन योद्ध नाम की पोएट्रियों की रचनाएं हुई, यानी काव्यों की रचनाएं हुई, ठीक है। इसमें मनोंदय काव्य जो है वो सबसे पुराना है, और ये किसके समय का है, ये समय का है मानशाह के समय का है, और इसे भरत कवि ने लिखा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भरत कवि ने लिखा था किसको, मनोंदय काव्य को, ये सबसे पुराना है। अब हमने यहाँ तक देखा, हमने सुदर्शन शाह के रूल तक तो देखा था बहुत एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में। अब हम लेटर परमार किंग्स पढ़ेंगे। लेटर परमार किंग्स जो है, अब उनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स का भी इन्फिल्ट्रेशन होगा स्टेट में। तो अब लेटर परमार किंग्स के बारे में देख लेते हैं कि सुदर्शन शाह के बाद जो किंग्स आए थे वो थे भवानी शाह, ज्यादा मेंशन नहीं है इनके बारे में, नाम याद रखना है, भवानी शाह, ठीक है। फिर आते हैं प्रताप शाह। प्रताप शाह ने स्टेट में इंग्लिश एजुकेशन शुरू करी थी, यानी कि टिहरी में इंग्लिश एजुकेशन शुरू करी थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी किसने, प्रताप शाह ने, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सर कीर्ति शाह, मैंने यहाँ पे सर लगाया, इसका मतलब ये उपाधि इन्हें किसने दी होगी, ब्रिटिशर्स ने। 1898 में ब्रिटिशर्स ने इन्हें सीएसआई का टाइटल दिया, ये एक स्टार का ऑर्डर होता है, ठीक है, और इन्हें सर की उपाधि थी 1898 में, 98 में। सर कीर्ति शाह के बाद आते हैं नरेंद्र शाह शासन में। नरेंद्र शाह के समय प्रजामंडल की मांग पर जन आंदोलन शुरू हुआ, फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, और और रियासत को समाप्त करने की मांग कही गई, ठीक है, किसके समय में, नरेंद्र शाह के समय में। और परमार डायनेस्टी के लास्ट रूलर मानवेंद्र शाह हैं, इनके समय पे इंडिया को फ्रीडम मिला था, इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और ये टिहरी रियासत के लास्ट रूलर हैं, ठीक है। और इनके बाद टिहरी रियासत को डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और टिहरी को उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा चांद वंश और परमार वंश, कुमाऊं और गढ़वाल का, और इसी के साथ हम अपना मध्यकाल उत्तराखंड भी खत्म करते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। एक बार में अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है, सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बस इनका नोट्स बनाते हुए चलना है। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप, दोबारा समझने के लिए, ठीक है। ये था हमारा हिस्ट्री सीरीज का 5th लेक्चर। इसके बाद हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे 6th लेक्चर में, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। जब तक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप विजिट कर रहे हैं पहली बार तो, और लाइक करना है, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊं और आपके ऐसे ही तैयारी में हेल्प करती रहूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।